हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर बायोलॉजी से। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्या क्यों जरूरत होती है रिप्रोडक्शन करने की। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं उन सभी को अपनी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोड्यूस करना जरूरी होता है। अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो आने वाली जनरेशन के अंदर उनकी स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अपनी स्पीशीज और अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें रिप्रोडक्शन के अंदर होंगी और इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे भाई क्या क्या टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन से वाले ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद में प्यूबर्टी की एज में जो ह्यूमंस होते हैं उनमें मेल और फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने का काम करती हैं, वो सारी चीजें आप देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और लास्टली हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू कर रहे हैं हम अपना चैप्टर। तो बढ़ते हैं अभी सबसे पहली चीज की तरफ जो है चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही क्या होता है रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज क्या होता है रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस क्या कहलाती है भाई? रिप्रोडक्शन कहलाती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर अपने जैसी स्पीशीज को जनरेट कर रहा है या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी होता है? ये जरूरी होता है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी प्रजाति को बचाना है, इस दौड़ती हुई दुनिया या दौड़ते हुए टाइम में अगर अपनी स्पीशीज को बचाना है तो स्पीशीज को बचाने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है भाई? रिप्रोडक्शन है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को बचाने के लिए क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब जो रिप्रोडक्शन होता है वो हम दो तरीके का पढ़ते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर जो हमारा सिंगल ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मेल है या फीमेल है, कोई उसमें मेल और फीमेल होता ही नहीं वैसे तो, एक ही इंडिविजुअल अपनी बॉडी को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद प्रोड्यूस करेगा अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म। या बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रोसेस जिसको करने के लिए कभी भी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है भाई? चलिए दूसरा देखते हैं हम सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसको कराने के लिए मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, रिपीट करता हूं। देखिए, रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें रिप्रोड्यूस कराने के लिए मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होगी, एक ही इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? एसेक्सुअल कहलाएगी। और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें प्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होगी वो क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर अमीबा के अंदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन बोलेंगे। ठीक है, अगर स्पायरोगायरा के अंदर होगा तो फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। अगर प्लेनेरिया के अंदर होगा तो रीजेनरेशन बोलेंगे। अगर हाइडर के अंदर होगा तो बडिंग बोलेंगे। स्टेम में होगा प्लांट्स के अंदर तो क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। और राइजोपस में हो रहा है तो स्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे।
ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन विद द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, ठीक है। अलग अलग तरह के पौधे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उगाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब जब हम एसेक्सुअल की हमने बात कर ली, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए मैंने आपको बताया ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें इन्वॉल्वेशन होता है किस किस का, मेल एंड फीमेल का। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें इन्वॉल्व होंगे मेल एंड फीमेल जो रिप्रोड्यूस करेंगे किसी भी नए इंडिविजुअल को, इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी होगा और एनिमल्स के अंदर भी होगा। दोनों ही चीजें हम कवर अप करेंगे। अगर प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो प्लांट हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है बाइसेक्सुअल, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, ऐसे प्लांट जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे वो प्लांट क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा। दूसरा क्या है, यूनिसेक्सुअल, ऐसे प्लांट जिसपे या तो केवल मेल होगा या केवल फीमेल होगा, यानी एक ही जेंडर हो किसी का भी, या तो मेल हो या फीमेल हो, क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल। बाई क्या है जिसपे दोनों प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। यूनि क्या है जिसपे या तो मेल प्रेजेंट है या फीमेल प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। मेल प्लस फीमेल बाइसेक्सुअल, मेल स्लैश फीमेल यूनिसेक्सुअल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या पढ़ने वाले भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। इसके अंदर आप पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ तक की जो चीजें आपकी चल रही हैं वो अभी तक इंट्रोडक्शन में चल रही है, इंट्रोडक्शन से आगे अभी तक हम बढ़े नहीं है। तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ोगे तो चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानना है, फिर क्या पढ़ोगे आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ोगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो ये सारी चीजें आगे कवर अप की गई हैं। अभी हम केवल मोटी मोटी चीजें देख रहे हैं कि आप चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजों को कवर अप करने वाले हो। चलिए आगे क्या है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें देखोगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो पहले आप क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आती है टेस्टिस या टेस्टिकल्स, ठीक है, जो प्रोडक्शन करते हैं स्पर्म का। किसका प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म का, जो कि होते हैं मेल गैमेट। क्या होते हैं, मेल गैमेट। समझे मेरी बात? जो टेस्टिकल्स होंगे वो किसका प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे, जो क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीनस। उसके बाद है एपिडिडाइमिस, जिसमें 4 तरह की ग्लैंड्स आती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है और सेमिनल वेसिकल होती है। सबके बारे में आप पढ़ने वाले हैं आगे, ये केवल क्या है, इंट्रोडक्शन है। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके बेस पर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखकर बता सकते हो कि सामने वाला ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल। तो जिन कैरेक्टर्स के बेस पर आपने बताया देखकर सामने वाला ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल, वो कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे। अब इनका जो जनरेशन होता है, इनका जो उत्पादन होता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू होता है, जिनको क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हॉर्मोन्स बोलते हैं। अब ऐसे हार्मोन जो मेल क्वालिटीज को प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरोन बोलेंगे। और ऐसे हार्मोन जो फीमेल क्वालिटी को प्रोड्यूस करेंगे उसको बोलेंगे ईस्ट्रोजन। यानी आप कह सकते हो मेल हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन कौन होता है, ईस्ट्रोजन। क्लियर है भाई? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाने का काम किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। अब ये हार्मोन 2 तरीके के होते हैं, या मेल में अलग हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में अलग हार्मोन्स होते हैं। मेल हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन्स को कहते हैं ईस्ट्रोजन। क्लियर है भाई? चलिए सॉरी। नेक्स्ट है आप प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या प्रोसेस हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना।
स्पर्म का वजाइना के अंदर डिपॉजिट करना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या है? मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होंगे और फ्यूज होकर क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, पहली प्रोसेस क्या हो गई? इंसेमिनेशन हो गई। दूसरी प्रोसेस क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना भाई? जाइगोट बना। कैसे बना? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गए तो फ्यूज होकर क्या बनाया? जाइगोट बना दिया। ठीक है, अब जाइगोट, जाइगोट क्या बनेगा? सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके सॉरी ये एक सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें से एक न्यूक्लियस फीमेल, ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियस किसका है? मेल का, यानी स्पर्म का। तो दो न्यूक्लियस है। अब आपने सुना होगा किसी भी सेल की या किसी भी न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है कि वो डिवाइड और ग्रो करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये डिवीजन करते रहेंगे। डिवीजन करने के बाद 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 10 हो जाएंगे, 10 से 12, 12 से 14, 16, 18, 20। इसी तरह से ये एक बॉल ऑफ न्यूक्लियस बना लेंगे, यानी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस की बॉल बन जाएंगी इस तरह से। अब ये जो फेज होगी, यानी एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का बनना, इसको साइंस में टर्म दी गई है एम्ब्रियो। क्या दी गई है? एम्ब्रियो। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बना, जाइगोट से क्या डेवलप हुआ भाई? एम्ब्रियो डेवलप हुआ, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है वो लगातार डिवीजन कर रहे हैं, और डिवीजन करने के बाद एक बॉल ऑफ न्यूक्लियस बना ली। इसको हमने क्या कहा? एम्ब्रियो कहा। ठीक है, तो एम्ब्रियो तक क्लियर हो गया। लिखा हुआ है यहाँ पर बॉल ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्या है? फीटस। अब ये जो बॉल ऑफ न्यूक्लियस आपकी बनी है, हर एक न्यूक्लियस एक डिफरेंट ऑर्गन बनाने की कोशिश करेगा, ऑर्गन बनाएगा। अब ऐसी प्रोसेस, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी फेज जिसमें आप किसी बेबी को आइडेंटिफाई कर सको, ऐसी फेज जिसमें आप बेबी को देख सको कि बेबी डेवलप होना स्टार्ट हो गया, उस फेज को हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली इनिशियल होता है, इनिशियल ऑफ बेबी। किसी भी बेबी का क्या होगी? इनिशियल जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? फीटस होगी। अब फीटस लगातार ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या बना लेगा भाई? चाइल्ड या बेबी बना लेगा। उसके बाद क्या होगी? सीधी सीधी बर्थ होगी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू क्या होता है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले इंसेमिनेशन, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जाइगोट बना, और जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। फिर इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस थे सबने अपने अपने ऑर्गन बनाने स्टार्ट कर दिए, और फेज कौन सी आ गई भाई? आपकी फीटस आ गई। अब ये फीटस फिर से ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद एक पर्टिकुलर वेल डेवलप्ड बेबी बना देगा, जो बर्थ के टाइम तक वेल डेवलप्ड हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद क्या कर देगा? बर्थ कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ तक की जो चीजें थी आपने पढ़ी वो सारी किसके अंदर थी? वो थी इंट्रोडक्शन के अंदर, की चैप्टर के अंदर आप क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हो। काफी बड़ा चैप्टर है, लगभग 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, या मैं कोशिश करूंगा कि 2 ही लेक्चर हो जाएं इसके। तो हम देखते हैं भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग्स सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है, किसकी एबिलिटी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें वो प्रोड्यूस करता है अपने जैसे लिविंग बींग्स। किसकी तरह लिविंग बींग्स? सिमिलर टू देमसेल्फ, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने जैसी लिविंग बींग्स बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीके से होता है। देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से हैं भाई? पहला सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया कितने तरह के रिप्रोडक्शन होता है? 2 तरीके के। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन इज बिल्ड टेंडेंसी फॉर वेरिएशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एवोल्यूशन। अब रिप्रोडक्शन जो है वो एक ऐसी टेंडेंसी जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अभी वेरिएशन क्या है?
वेरिएशन को हिंदी में बोलते हैं विभिन्नता। क्या बोला जाता है? विभिन्नता। वेरिएशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने संतान से अलग दिखना। सपोज कीजिए एक मेल है ना, और एक क्या है, फीमेल है। एक मेल है और एक फीमेल है। अब सोचिए कि मेल और फीमेल गैमेट ने फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद क्या बना दिया? एक जाइगोट बना दिया। क्या बना दिया भाई? जाइगोट बना दिया। अब ये जो जाइगोट बना है इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस हैं, ये मेल का न्यूक्लियस है और ये फीमेल का न्यूक्लियस है। तो बनने वाला जो जाइगोट है उसमें दोनों की ही क्वालिटीज होंगी, मेल की भी क्वालिटीज होंगी और फीमेल की भी क्वालिटीज होंगी। तो इसमें एक डिफरेंट वेरिएशन जनरेट हो गई। समझे? वेरिएशन जनरेट हो गई क्योंकि क्वालिटीज किस किस की आई हैं? मेल की भी आई है और फीमेल की भी आई है। तो ये जो जाइगोट आपका बना है वो मेल से भी अलग है और फीमेल से भी अलग है। कैसे? कैसे? सपोज कीजिए अगर खाली फीमेल ही एक जाइगोट बना सकती तो उसकी क्वालिटी हूबहू किसकी तरह होती? फीमेल की तरह होती। उसी तरह से अगर एक मेल खुद का जाइगोट बना सकता तो उसकी क्वालिटी हूबहू किसकी तरह होती? मेल की तरह होती। तो यहां पर जो वेरिएशन है वो कितनी है? कितनी है भाई? 0 है। कितने परसेंट है? 0% वेरिएशन है, क्योंकि ये जो बनने वाली संतान है वो अपने बिल्कुल फादर की तरह है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। यहां पर जो बनने वाली संतान है उसमें भी वेरिएशन 0% है। क्यों? क्योंकि ये जो नई संतान बनी है वो किसकी तरह है? सेम टू सेम बिल्कुल फीमेल की तरह है, अपनी माँ की तरह है। तो यहां पर तो कोई वेरिएशन बना नहीं। अब जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दोनों ही गैमेट की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल की। तो यहां पर जो बनने वाला वेरिएशन है वो क्या होगा? सॉरी, बनने वाला जो जाइगोट होगा वो वेरिएटेड होगा, यानी अलग होगा, मेल और फीमेल से अलग होगा। सपोज कीजिए मेरे पास एक बनाना है। क्या है? मेरे पास एक बनाना है और दूसरी चीज क्या है? मिल्क। दूसरी चीज क्या है? मिल्क। अब अगर मैं मिल्क से या मिल्क के अंदर दूसरा मिल्क डालूं, दूसरा क्या डालूं? मिल्क डालूं, यानी एक दूध के अंदर मैंने दूसरा दूध डाल दिया, या एक बनाना में मैंने दूसरा बनाना रख दिया, तो क्या यहाँ पर कोई वेरिएशन हुआ? यानी एक बनाना दूसरे बनाने से अलग है, सिमिलर होंगे लगभग। अगर मैं एक दूध में दूसरा दूध मिला दूं तो आप पता कर सकते हो कि पहला दूध कौन सा है, दूसरा दूध कौन सा है। यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं है। अब सपोज कीजिए आपने मिल्क और बनाना को एक जगह मिक्स किया, और मिक्स के करने के बाद क्या बना? बनाना शेक बना। क्या बना? बनाना शेक। तो आप ये कह नहीं सकते हो कि भाई ये जो बनाना शेक बना है वो दूध से अलग है और बनाने से भी अलग है। कह सकते हो ना? यानी इन दोनों के मिक्सअप से जो प्रोडक्ट बना उसने क्या बना दी? एक वेरिएशन बना दी, जिस जो अपने दोनों ही या आप कह सकते हो दोनों ही पेरेंट से डिफरेंट है। ये दूध से भी अलग है और ये बनाना से भी अलग है, लेकिन क्वालिटीज इसमें दोनों की है। तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? क्या जनरेट कर रहा है भाई? वेरिएशन जनरेट कर रहा है। आई बात मेरी समझ में? वेरिएशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने पिता या अपने माता से अलग होना। अलग क्या होगा? जब दोनों चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी तो मिक्सअप से कुछ तो डिफरेंट बनेगा। तो वो जो डिफरेंट है वो क्या है? वेरिएशन है। समझ रहे होंगे मेरी बात, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों जरूरी होती है? आपने बताया सर कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उससे वेरिएशन जनरेट होती है ना, लेकिन वेरिएशन क्यों जनरेट होती है? क्या जरूरत है वेरिएशन करने की? मैं बताता हूँ। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स ग्रेट स्कोप ऑफ वेरिएशन। अभी हमने पढ़ लिया कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो वेरियस स्कोप जनरेट करेगा। किसका? वेरिएशन का। वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। वेरिएशन जरूरी होती है किसके लिए? स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। अब स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए क्यों जरूरी है? देखिए मैं बताता हूं। आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा कि जो पुराने टाइम के लोग थे वो आज के लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। क्यों थे? जो पुराने टाइम के लोग थे वो उनके बॉडी पर बहुत ज्यादा बाल हुआ करते थे, है ना। पुराने टाइम के लोगों में अगर आपने सुना होगा पहले लोगों में पूंछ हुआ करती थी, वो अब नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? तो मैं बालों वाला एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरी बॉडी पर बाल होते बहुत सारे। आज के लोगों ने क्या किया है? पहले जो बाल हुआ करते थे वो लोगों को ठंड से बचाने का काम करते थे, क्योंकि लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे, है ना। तो अब हमने धीरे धीरे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो जो काम बाल कर रहे थे, जो काम हमारे हेयर कर रहे थे, वो अब कौन करना शुरू कर दिया? किसने करना शुरू कर दिया? क्लोथ्स ने करना शुरू कर दिया।
तो आप देखोगे कि अब के जो मर्द हैं या आपके जो लोग हैं उनकी बॉडी पे जो एक्सेस हेयर थे वो अब कम होना शुरू हो गए। तो ये एक तरह से क्या हुई, वेरिएशन हुई, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज हुआ और क्या होती जा रही है, वेरिएशन होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम के लोगों के बॉडी पे बाल हुआ करते थे क्योंकि वो ठंड से बचते थे। अब ठंड से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लोथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरह की वेरिएशन है जो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, वेरिएशन हेल्प्स स्पीशीज टू एडेप्ट डिफरेंट एनवायरनमेंट। वही चीज अभी मैंने आपको बताई, जो वेरिएशन है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग एनवायरनमेंट को एडेप्ट करने में मदद करता है। ठीक है, एडेप्शन में मदद करता है एंड एनवायरमेंटल चेंजेस में मदद करता है। अगर किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है और हमारी जो स्पीशीज है वो वेरिएशन कर रही है तो वो स्पीशीज आने वाले टाइम में सर्वाइवल के लिए कैपेबल होगी। ठीक है, पहले के लोग अपने टाइम के सर्वाइवल के लिए कैपेबल थे, अब के लोग अपने सर्वाइवल के लिए कैपेबल हैं। अगर आप पुराने लोगों को आज के टाइम में सर्वाइवल के लिए बोलो तो वो ये चीज करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर हम आज के लोगों को इन फ्यूचर 100 साल बाद सर्वाइवल के लिए बोलो तो हमारे लिए वो मुश्किल होगा। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन हो रही है वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बढ़ती हुई टाइम के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेरिएशंस भी हो रही हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के कैपेबल हो सके। ठीक है भाई, समझ आ रही हैं चीजें? चलिए, नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो तरीके के होते हैं भाई, कितनी बार पढ़ लिया हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, समझा चुका हूं बहुत बार। चलिए, नेक्स्ट है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में कभी भी मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती। देखिए, asexual reproduction generate offspring without with on the single parent। किससे कर सकता है भाई, generate with on the single parent। कोई भी एक इंडिविजुअल, अकेला आदमी, अकेला कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लिए नई संतान को पैदा कर सकता है। इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, बहुत आसान सी चीजें हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। भाई इसमें कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट का फॉर्मेशन कौन कौन करेंगे, मेल करेगा या फीमेल करेगा, फिर दोनों के गैमेट आपस में मिल जाएंगे, फिर जाइगोट बनेगा। तो इसमें तो मेल और फीमेल है ही नहीं, तो गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, आसान सी चीज है। न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी। किससे होता है, पेरेंट बॉडी के डिवीजन से प्रोड्यूस होता है नया ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसे होगा भाई, ये सारी तो नई चीज बता दी हमने, तो देखा नहीं कि कोई भी एक आदमी या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म नई चीज को बना दे बिना किसी फीमेल ऑर्गेनिज्म के। ऐसा होता है, मैं बताऊंगा, आपने देखी है लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं की है वाली बात। चलिए, क्या क्या चीजें होती हैं एग्जांपल में देखिए। अमीबा का नाम सुना होगा, बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर। नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन, इसके अंदर होगा, स्पाइरोगायरा के अंदर होगा। रीजेनरेशन प्लेनेरिया के अंदर होगा। अब इनको डिटेल में हम देखेंगे आगे क्या क्या चीजें हैं ये। चलिए, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, टोटल 7 या 8 तरीके का होता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम, बाइनरी फिजन, फिर मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड लास्टली हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है बाइनरी फिजन। क्या है फिजन, बेसिकली जो फिजन होता है ये एक टर्म है डिफरेंट। फिजन दो तरीके का होता है, पहला होता है बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन को पढ़ेंगे। देखिए, इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा कॉमन मेथड होता है किसका, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का। दिस इज डिवीजन द पेरेंट सेल ट्रांसफॉर्म इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर्स ऑर्गेनिज्म। देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी एक इंडिविजुअल, सपोज कीजिए हम अमीबा की बात कर रहे हैं, सपोज क्या करना है, कर ही रहे हैं। जो अमीबा है ये क्या है भाई, आपका अमीबा है। अब ये जो अमीबा है इसको अगर कोई भी डॉटर अमीबा बनाना है या एक अमीबा से 2 अमीबा बनाने, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को एक्सपेंड करना शुरू करेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस है भाई,
एक न्यूक्लियस है। आपने सुना होगा जो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। अब जैसी जैसी हरकतें न्यूक्लियस करेगा वैसे वैसे आपका साइटोप्लाज्म करेगा। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस एक्सपेंड होना शुरू हो गया दो पार्ट्स में। अब ये जब एक्सपेंड हो गया तो खींचेगा तो दो पार्ट में टूट जाएगा। आगे देखो दो पार्ट में टूट गया। अब जब एक मयान के अंदर दो तलवारें हो गई, यानी एक साइटोप्लाज्म के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, तो वो अपने साइटोप्लाज्म को भी अलग करने की कोशिश करेंगे, जाहिर है करेंगे भाई। तो ये अपने साइटोप्लाज्म को खींचकर अलग कर देंगे, जिससे एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाएंगे, दो अमीबा बन जाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बाइनरी फिजन कहलाएगी। ठीक है भाई, एक अमीबा डिवाइड होकर कितने अमीबा में बदल गया, दो अमीबा में बदल गया। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बाइनरी फिजन कहलाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो इस अमीबा को डिवाइड होने में किसी मेल या फीमेल की जरूरत पड़ी नहीं ना, इसने अपनी बॉडी को डिवाइड किया और डिवाइड करके दो पार्ट में तोड़ दिया। एक ही ऑर्गेनिज्म ने दो संतानें बना दी, जिसको हमने क्या कहा, बाइनरी फिजन कहा। और ये पार्ट होता है किसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है भाई, पैरामीशियम के अंदर भी होता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर दोनों के अंदर ही बाइनरी फिजन वाली प्रोसेस होती है। अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल में क्या है, बाइनरी में एक अमीबा ने दो अमीबा बनाए थे, यानी टूटकर एक नया अमीबा बनाया था बेसिकली, है ना। देखिए क्या हुआ था, एक तो पहले से ही है, अब इसने तोड़ लिया अपनी बॉडी को और एक और नया अमीबा बना लिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बाइनरी कहलाएगी। अब इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये जितनी भी सेल्स बनी है अंदर, इसके अंदर जितनी भी सेल्स बनी है, जितने भी न्यूक्लियस बने हैं, वो सारी क्या हैं, आपकी डॉटर सेल्स हैं। अब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस इस सेल के अंदर होंगे उतने ही ऑर्गेनिज्म आगे जाके जनरेट हो जाएंगे, यानी एक न्यूक्लियस से बहुत सारी डॉटर सेल्स बन गई। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, मल्टीपल फिजन कहलाएगी। मल्टीपल यानी बहुत सारे, एक न्यूक्लियस से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन गए, तो प्रोसेस क्या कहलाई, मल्टीपल फिजन कहलाई। और ये किसके अंदर होती है भाई, नाम याद रखना, प्लाज्मोडियम और वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम और वाइवेक्स के अंदर। ठीक है, आवाज समझ आ रही है भाई, कोल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा वो कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब समझते हो आप, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। देखिए दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, यानी टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और हर एक टुकड़ा एक नए इंडिविजुअल को बना लेता है। प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। और ये फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होगी भाई, आपके स्पाइरोगायरा के अंदर होगी। नाम याद रखना सभी का, किसके अंदर होगी, स्पाइरोगायरा के अंदर होगी। प्रोसेस देखिए, यहाँ पर क्या है, एक फुल ग्रोन इंडिविजुअल है, यानी जवान है ये लोंडा, क्या है, जवान है, शाहरुख खान नहीं है, परिपक्व है, कहने का मतलब ये है। तो ये जो फ्रेगमेंट है ये कैसा है, ये पूरा जवान है। अब ये क्या करेगा, अगर इसको नई संतानें बनानी है तो ये अपने बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तो ये एक नया स्पाइरोगायरा है, बड़ा स्पाइरोगायरा, इसने क्या किया, अपनी बॉडी को छोटे छोटे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। अब हर एक टुकड़ा अपने आप को पूरी तरह से ग्रो कर लेगा और इस तरह से एक स्पाइरोगायरा से बहुत सारे स्पाइरोगायरा, सॉरी हाँ, एक स्पाइरोगायरा से बहुत सारे स्पाइरोगायरा बन जाएंगे। ठीक है, एक स्पाइरोगायरा ने क्या किया, खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। अब हर एक टुकड़ा इंडिविजुअली ग्रो करेगा, सभी ने ग्रो कर लिया और हर एक टुकड़ा एक जवान स्पाइरोगायरा बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। क्लियर हो रहा है भाई यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बडिंग। बडिंग देखिए, इन दिस प्रोसेस ए स्मॉल आउट ग्रोथ राइज। इस प्रोसेस में क्या होगा, एक छोटी सी आउट ग्रोथ राइज होगी, एक छोटी सी टुनटुनी बाहर निकलेगी, है ना। हाँ, छोटी सी आउट ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगा डायग्राम के अंदर। ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बड, यानी जो छोटी सी आउट ग्रोथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक बड बोलेंगे। अब ये बड धीरे धीरे डिवीजन करके बड़ी हो जाएगी और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी
तो पेरेंट प्लांट उसको अपनी बॉडी से अलग निकाल देगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। प्रोसेस देखिए, ये क्या है, बेसिकली हाइड्रा है। बडिंग किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर होती है, और यीस्ट के अंदर भी होती है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रा है इसमें से छोटी सी आउटग्रोथ निकली, अगर आपको नजर आ रही हो। अब ये जो आउटग्रोथ है इसको हमने क्या कहा, बड कहा। अब ये बड धीरे धीरे ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद जब ये पूरी तरह से डेवलप हाइड्रा बन जाएगा, तो ये जो बड़ा वाला हाइड्रा है इसको अपनी बॉडी से अलग कर देगा, और ये एक हाइड्रा से कितना हाइड्रा बन जाएंगे, 2 हाइड्रा बन जाएंगे। लास्ट में देखिए 1 और 2। अब ये फिर पूरी तरह से बड़ा होगा और सेम प्रोसेस अगेन फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रा के अंदर होने वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, बडिंग कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक बड से एक नया इंडिविजुअल बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो अपने किसी भी खोए हुए पार्ट को दोबारा से ग्रो कर ले, प्रोसेस क्या कहलाएगी, रीजेनरेशन कहलाएगी। देखिए, रीजेनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीजेनरेट। ऐसी एबिलिटी किसी ऑर्गेनिज्म की क्या करने की, रीजेनरेट करने की, अपने लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अपने लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स को दोबारा से ग्रो करने की जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, रीजेनरेशन कहलाएगी। अब ये जो आपके सामने ऑर्गेनिज्म बना हुआ है इसको हम बोलते हैं प्लेनेरिया। क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया। अब इसके अंदर एक खासियत होती है भाई, अगर आप प्लेनेरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, सपोज कीजिए मैंने कोई ब्लेड लिया और इस स्पायरोगायरा को 3 टुकड़ों में काट दिया। पहला टुकड़ा ये रहा हेड, दूसरा टुकड़ा इसकी बॉडी और तीसरा टुकड़ा इसकी टेल। 3 टुकड़ों में काट दिया। अब इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से अपनी पूरी बॉडी को ग्रो कर सकता है। कैसे करेगा, अब ये जो हेड है ये अपने हेड से दोबारा से पूरी बॉडी बना सकता है। ठीक है, अगर आप इसके बीच की बॉडी को लो तो ये इस बॉडी से अपना हेड और अपने टेल इन दोनों को रिजेनरेट कर सकता है, और ये अपने टेल से भी पूरी बॉडी को बना सकता है। तो आप प्लेन एरिया को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, वो अपने किसी भी पार्ट से पूरी बॉडी को ग्रो कर सकता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है भाई, रीजेनरेशन कहलाती है। ठीक है, 3 टुकड़ों में काटा था हमने, 1 2 3, है ना। अब हर एक टुकड़े से एक नया इंडिविजुअल बन गया, यानी आप कह सकते हो कि एक प्लेन एरिया से कितने प्लेन एरिया बन गए, 1 2 3। तो प्रोसेस क्या हुई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, क्योंकि हमें किसी मेल या फीमेल की जरूरत तो पड़ी नहीं, हमने कोई मीटिंग तो करवाई नहीं किसी की, हमने क्या किया, इसको काट दिया बस। अब जितने पार्ट में आपने काटा ये उतने ही ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, प्रोसेस क्या कहलाएगी, रीजेनरेशन कहलाएगी। किसके अंदर होती है भाई, प्लेनेरिया के अंदर होती है, और हाइड्रा के अंदर भी होती है। हाइड्रा के अंदर भी सेम टेंडेंसी होती है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन? एक स्पोर फॉर्मेशन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है राइजोपस। क्या होता है, राइजोपस नाम होता है। अब इसके अंदर एक पैकेट बोल सकते हो, एक सैक बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स भरे होते हैं। जब ये स्पोर्स डेवलप करते हैं तो ये अपने स्पोरेंजियम पर क्या लगाते हैं, बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर से अपने बाहर के कवर को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे या फोड़ देंगे। जिसकी वजह से जो ये जो स्पोर्स हैं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ये आपके स्पाइरोगायरा से बाहर निकल जाएंगे। अब जिस जिस जगह पर ये स्पोर्स जाकर गिरेंगे वहां पर एक नया इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा, यानी एक नया राइजोपस बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्पोर फॉर्मेशन कहलाएगी। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टिश्यू कल्चर। क्या है टिश्यू कल्चर? देखिए, ए सेल फॉर्म द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इज सेपरेटेड। टिश्यू कल्चर में सबसे पहला काम हमारे लिए क्या है कि कोई प्लांट की जो नई टिप है वो ग्रो कर रही है, उसमें से हम सेल को बाहर निकालेंगे, यानी उसकी सेल को हम बाहर निकाल लेंगे और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख देंगे। कहां पर रख देंगे, एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख देंगे, जहां पर उसको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स आसानी से मिल सके। अब आपने सुना होगा कि हर एक सेल की टेंडेंसी होती है कि वो डिवाइड और ग्रो करेगी,
है ना। जब उसको टाइम टाइम पे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सारे हार्मोन्स उसको मिल रहे हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, तो सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी और अपने साइज को बड़ा करने की कोशिश करेगी, है ना। अब ये जो सेल डिवीजन के बाद में एक मास बना लेती हैं सेल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैलस फिर से डिवीजन करेंगे और डिवीजन के बाद में क्या बना लेंगे भाई, प्लांटलेट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्लांटलेट बना लेंगे। अब इन प्लांटलेट को उठाकर मिट्टी में प्लांट कर देंगे, जिससे इन प्लांटलेट से एक नया इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, टिश्यू कल्चर कहलाएगी। देखिए कैसे होती है। हमने क्या किया, एक पत्ते से हमने छोटी छोटी सेल्स निकाली और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख दिया। कैसे मीडियम के अंदर रख दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख दिया। यहाँ पर इसकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन प्रेजेंट है। अब जब सफिशिएंट न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स हैं तो ये डिवाइड और ग्रो करने का काम करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या बना लेगा भाई, कैलस बना लेगा। क्या बना लेगा, कैलस बना लेगा। अब ये कैलस डेवलप होकर क्या बना लेंगी, प्लांटलेट्स। ये क्या है, प्लांटलेट्स। क्या बना लेंगी, प्लांटलेट्स बना लेंगी। अब जो प्लांटलेट्स आपकी बनी है, इनको निकालकर सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाएगा। हर एक प्लांट से एक प्लांटलेट से एक नया इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी भाई, टिश्यू कल्चर कहलाएगी। समझ आ रही है चीजें। चलिए नेक्स्ट आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट से किसी नए इंडिविजुअल को ग्रो होना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। देखिए सेवरल प्लांट्स आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू देयर रूट्स, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं नेचुरली प्रोड्यूस करने के। क्या प्रोड्यूस करने के, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के। कहाँ से, अपनी रूट से बना सकते हैं भाई, अपनी स्टेम के थ्रू बना सकते हैं, या अपनी लीव्स के थ्रू बना सकते हैं। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे वो तो स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, उससे किसी नए प्लांट का ग्रो होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगी। अब ये तीनों से हो सकता है, रूट से भी हो सकता है ना, स्टेम से भी हो सकता है और लीफ से भी हो सकता है। अब देखिए कौन कौन करते हैं। जो स्वीट पोटैटो होगा वो किसके थ्रू करेगा भाई, रूट के थ्रू करेगा, क्लियर है। ब्रायोफाइलम किसके थ्रू करेगा, अपनी पत्तियों के थ्रू करेगा। और लास्टली जो जिंजर होती है, अदरक, वो किसके थ्रू करेगी, बाई स्टेम, ये स्टेम के थ्रू करेगी, ठीक है। तो ये तीनों ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट आपका डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप मैनुअली भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा सकते हो। क्या क्या तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं बेसिकली। कौन कौन से, सबसे पहला है स्टेम कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, और तीसरा होता है लेयरिंग। तो सबसे पहले स्टेम कटिंग की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है, किसी भी प्लांट की स्टेम को काटेंगे, काटने के बाद मिट्टी में प्लांट कर देंगे। प्रोसेस क्या कहलाएगी, स्टेम कटिंग कहलाएगी, ठीक है। किस किस के अंदर होती है, शुगर केन। अगर आपने कभी गन्ना बोता हुआ देखा हो, तो गन्ने को बोने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, गन्ने को काटेंगे, ठीक है, और उसको मिट्टी में प्लांट कर देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी ढक देंगे। अब जो उसकी बड्स हैं उनसे नया गन्ना बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है, स्टेम कटिंग, यानी किसी की स्टेम को काट कर मिट्टी में बो देना, क्या कहलाएगा, स्टेम कटिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होगा, दो प्लांट्स लेंगे हम, दो प्लांट्स में एक प्लांट को इस तरह से काटेंगे, दूसरे को इस तरह से, और दोनों को आपस में जोड़कर किसी चीज से बांध देंगे। अब इन दोनों प्लांट की जो क्वालिटीज हैं वो इस नए प्लांट में ग्रो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो भी किसकी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की है। किसके अंदर करते हैं हम, गुआवा के अंदर करते हैं, एप्पल के अंदर करते हैं, और मैंगो के अंदर करते हैं। देखिए ये क्या है, हमने क्या किया, डायग्राम से देखिए, किसी प्लांट की स्टेम को काटा और उसको मिट्टी में प्लांट कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई, प्रोसेस कौन सी है अभी, ये है आपकी स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग, ठीक है। अब ये जो दूसरा आपने देखा, यहाँ पर क्या किया, हमने प्लांट को काटा, एक प्लांट को काटा और उसके अंदर दूसरे प्लांट को लगा के एक कपड़े से बांध दिया। ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है, ये प्रोसेस है आपकी ग्राफ्टिंग। कौन सी है, ग्राफ्टिंग। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं लेयरिंग। दोनों चीजें समझ आ गई हैं। चलिए लेयरिंग देखते हैं।
लेयरिंग में क्या होगा, सपोज कीजिए मेरे पास कोई प्लांट है, अगर मुझे इस प्लांट से कोई दूसरा प्लांट बनाना तो मैं क्या करूंगा सर, इसके सबसे नीचे वाली जो स्टेम है उसको मोड़ के कहाँ दबा दूंगा, मिट्टी के अंदर दबा दूंगा और उसको मिट्टी से ढक दूंगा। अब जो उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, पानी देना या कोई भी खाद वगैरह देना, वो हम मिट्टी में डाल देंगे। अब यहाँ से इसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ही इसकी रूट्स निकलेंगे हम इसको यहाँ से काट के वापस से छोड़ देंगे और यहाँ से एक नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, लेयरिंग कहलाएगी। ठीक है, किसके अंदर करते हैं भाई हम, जैस्मीन के अंदर करते हैं और रोज के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, जैस्मीन एंड रोज के अंदर। समझ आई प्रोसेस। हमने क्या किया, किसी प्लांट की स्टेम को लिया और उसे मिट्टी में दबा दिया। अब जब इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो इस स्टेम से क्या निकलनी शुरू हो जाएंगी, रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसे जैसे इसकी रूट्स निकलेंगी तो हम इस स्टेम को यहाँ से काट देंगे, है ना, ये वापस से ऊपर चली जाएगी और इस वाली स्टेम से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, लेयरिंग कहलाएगी, जो कि किसका पार्ट होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट होती है। समझ आ रही चीजें। चलिए, मजा आ रहा है ना चैप्टर में, हाँ ऐसे ही आएगा, अभी तो मजे की चीज आ गए हैं। चलिए आगे देखिए, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या क्या एडवांटेज है, न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा नया प्लांट है वो बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा जैसे कि पेरेंट प्लांट के हैं। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो आपका प्लांट होगा या आपका कुछ भी ऑर्गेनिज्म होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं बनेंगे। दूसरा क्या है, दिस मेथड इज फास्टर एंड सर्टेन। ये मेथड कैसा होता है, फास्टर होता है और सर्टेन होता है। इस मेथड से आप जल्दी जल्दी प्लांट्स को उगा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पेरेंट प्लांट दैट आर नॉट कैपेबल प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं भाई जिनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा नहीं सकते। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करा सकते, तो हम इन तरीकों के थ्रू उनके लिए रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल चीज है, जो प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे उसको आप मैनुअली रिप्रोड्यूस करा दो। ठीक है, जिससे नया प्लांट बन जाएगा और एक प्लांट से दो प्लांट हो जाएंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला कि वेरिएशन नहीं होगी। भाई जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा तो जो नया प्लांट है वो पुराने प्लांट की तरह ही दिखाई देगा, बिल्कुल हूबहू, तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जिस कंडीशन में आपका पेरेंट प्लांट उगा है, जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में आपका पेरेंट प्लांट उगा है, आपको नया प्लांट भी उसी एनवायरमेंटल कंडीशन में उगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स बिल्कुल किसकी तरह है, पेरेंट प्लांट की तरह है। अब आपने क्या किया कि पेरेंट प्लांट से कोई स्टेम काटी और कहाँ छोड़ दी, किसी दूसरे एनवायरमेंट में ले जाके लगा दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो नया वाला प्लांट है वो कभी भी उस एनवायरमेंट कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये दो एडवांटेजेस है, पहला वेरिएशन नहीं होगी और दूसरा कि आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बने प्लांट को किसी दूसरे एनवायरमेंट में नहीं उगा सकते। तो ये आपके दो डिसएडवांटेजेस हैं। तो भाई आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।